प्रीति राठी केस 2013 में घटित एक केस जो पूरा देश मातम मनाया था। इस केस के पैरवी करने वाले वकील ने महिला जाति पर होने वाली सबसे बड़ी हैवानियत का करार दिया था। वही इस केस के सुनवाई करने वाले जज ने ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर आपके आंख नम हो जाएंगे। आखिर ये घटना क्या थी, कब और कहां घटी थी, चलिए वीडियो में तफसील से जानते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। 1 मई 2013 शाम के 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस में सवार होकर 23 साल की एक लड़की सपनों के शहर मुंबई में अपना सपना पूरा करने निकलती है। दिल्ली के निरोला में रहने वाली प्रीति राठी पहली बार मुंबई जा रही थी, इसलिए थोड़ी घबराहट भी थी और बेचैन भी थी। साथ ही बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि प्रीति राठी को इंडियन नेवी मेडिकल में नर्स की जॉब लगी थी। 2 मई 2013 सुबह 7:55 पर बांद्रा टर्मिनस मुंबई में ट्रेन पहुंचती है। प्रीति और उसके पिता और चाचा चाची स्टेशन पर उतरते हैं। सभी अपने अगले मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। प्रीति भी अपने सपनों को आंखों में सजाए हुए आगे बढ़ती है। चाचा चाची आगे चल रहे थे, प्रीति उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी किसी ने मुंह में सफ़ेद रुमाल बांधकर प्रीति के कंधे को टैप किया। प्रीति को यह महसूस हुआ तो वो पलटकर देखी। जैसे वो पलटकर देखी, वो कुछ बोल पाती उससे पहले नकाबपोश आदमी ने प्रीति के चेहरे पर एसिड फेंक देता है। इसके बाद प्रीति दर्द से चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति के आवाज़ सुनते ही उसके पिता और चाचा चाची पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रीति जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्ला रही थी। इसके पास लोग भी जम चुके थे। प्रीति की हालत देखकर लोगों को यह पता चल जाता है किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति को उसके पिता और चाचा चाची संभालने लगते हैं। प्रीति के कपड़े पर लगे एसिड की वजह से उनके हाथ भी जलना शुरू कर देता है। उन्होंने अपने दर्द को भूलकर प्रीति के हालात से परेशान और घबरा गए। क्या करें कुछ समझ नहीं पाते। इतने में रेलवे पुलिस भी आ जाती है। प्रीति की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। रेलवे पुलिस ने जल्दी से प्रीति को भाभा हॉस्पिटल भेज देती है। हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से प्रीति को भाभा हॉस्पिटल से पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का एसिड फेंककर सबको चकमा देकर भाग जाने में कामयाब होता है। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इमरजेंसी में इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। पुलिस स्पॉट पर पहुंचकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। प्रीति की हालत और बिगड़ने लगती है तो कुछ देर बाद गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू हो जाता है। पुलिस प्रीति की बयान लेने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन प्रीति की जख्म इतनी गहरी थी कि प्रीति की आवाज़ जा चुकी थी। चेहरा पूरा जल चुका था। गर्दन पर भी गंभीर घाव बन चुके थे। एसिड के कुछ कतरे उसके मुंह में भी जा चुके थे, इसलिए प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती। फिर वो लिखने का इशारा करती है। प्रीति को पेन और कागज़ दिया जाता है। वो लिखकर अपने माता पिता और डॉक्टर से बात करने लगती है। इस एसिड अटैक की खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। टेलीविज़न और अखबार की सुर्खियां बन गई। धीरे धीरे पूरे देश में ये खबर छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए। कई जगहों पर इसके प्रदर्शन करने लगे। जल्द से जल्द इस मुजरिम को पकड़कर सजा देने की मांग करने लगे। पुलिस पर भी दबाव होने लगी कि वो जल्दी से अपराधी को पकड़कर सजा दिलाए। समस्या ये था कि पुलिस को कहीं से इस अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल पाया।
स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे से एक फुटेज मिलता है। घटना वाली रोज एक लड़का मुंह में रुमाल बांधकर दौड़ते हुए जा रहा था। 3-4 कैमरे में वही फुटेज और वही लड़का मिलता है, इसलिए पुलिस को शक होता है और इस लड़के का स्केच बनाया। इस बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम के एक लड़के ने प्रीति की बहन तनु को फ़ोन करके प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था, प्रीति को पहले से जानता था। तनु इस बात की जानकारी अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है। अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को ये बात कहते हैं। पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फ़ोन करके प्रीति के बारे में पूछताछ किया था। ये जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी से जो स्केच बनाया था वो प्रीति को दिखाया जाता है। क्या तुम इन्हें जानती हो? जवाब में प्रीति ने कागज पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर, पवन। प्रीति के हिसाब से तीनों में से कोई एक ये लड़का होगा। जब प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया तो पुलिस को शक होने लगा, क्योंकि पवन ने फ़ोन करके प्रीति के हालात पूछताछ किए थे, इसलिए पुलिस को शक होने लगा। शायद पवन ने प्रीति पर एसिड फेंका होगा, इसलिए वो जानना चाहता होगा प्रीति जिंदा है या मर चुकी है। इसलिए पुलिस शक के घेरे में पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों के खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी के खबर के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जल्द से जल्द इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। लोग प्रीति के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं भी करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रीति की हालत बिगड़ती जाती थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए प्रीति को कई दिन बीत चुके थे। यहाँ प्रीति के कई सर्जरी भी किए गए थे, लेकिन हालात सुधरने के बजाय धीरे धीरे बिगड़ती जाती थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगने लगा अब प्रीति को यहाँ रखकर इलाज करना मुश्किल है, इसलिए प्रीति को मुंबई हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ताकि उसकी बेहतर इलाज हो सके, क्योंकि लोग इस केस से सीधा जुड़ चुके थे और हर पल प्रीति के हालात के बारे में जानना चाहते थे। इधर धीरे धीरे सरकार भी प्रीति के कैसे बेहतर इलाज हो सके इसके लिए टॉप डॉक्टर का एक टीम बनाई जाती है और बेहतर इलाज की जिम्मेदारी दी जाती है। डॉक्टर के लाख कोशिश के बाद भी प्रीति की हालात और बिगड़ती जाती है। फिर भी डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं प्रीति की जान बच जाए। एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे, पर अब भी प्रीति मौत और जिंदगी से लड़ रही थी। आखिर 1 जून 2013 को प्रीति की दिल की धड़कन रुक जाती है और प्रीति की मौत हो जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम की मातम छा जाती है और लोगों में गुस्सा भी बढ़ जाती है। प्रीति के बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घरवाले सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सबको लेकर रोड पर धरना देते हैं। आखिर सरकार इनकी मांग को पूरा करने की आश्वासन देती है। प्रीति के अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी, प्रीति के गुनहगार को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पुलिस को इसके खिलाफ कोई भी सबूत मिल नहीं पाया। इस बीच प्रीति के पिता अमर सिंह अपनी तरफ से ये पता लगाते हैं घटना वाले दिन 2 मई 2013 को पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि पवन कुमार घटना वाले दिन रोहतक में था। पुलिस ने पवन कुमार की मोबाइल लोकेशन जांच किया तो पता चला सही में घटना वाले दिन पवन कुमार रोहतक में था। इस बात से ये साबित होता है कि ये पुलिस की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। असल मुजरिम अब तक पकड़ा नहीं गया था, इसलिए प्रीति के पिता अमर सिंह कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दी जाती है। सीआईडी मामले की जांच शुरू कर देती है। सीआईडी सबसे पहले प्रीति के घर जाती है
और अड़ोस पड़ोस से पूछना शुरू कर दिया। एक महिला ने बताया अंकुर प्रीति को एक तरफा प्यार करता था और प्रीति को प्रपोज भी किया था, पर प्रीति इसको मना कर दिया था। पुलिस के लिए ये एक सुराग था। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे? इस पर अंकुर सही ढंग से जवाब दे नहीं पाता है, इधर उधर की बात करता है और बार बार अपना बयान बदलता है। पुलिस ने जब अंकुर से पूछताछ कर रही थी तभी पुलिस की नज़र अंकुर के हाथ पर पड़ती है कि उसके दोनों हाथ में कुछ घाव के निशान हैं। ये निशान ऐसे ही थे जैसे एसिड गिरने से घाव होता है। अंकुर के बार बार बयान बदलने और हाथ पर घाव के निशान पुलिस को शक में डाल देता है। पुलिस अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आ जाती है। कुछ देर के पूछताछ के बाद ये साफ हो जाता है कि प्रीति पर एसिड फेंकने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जे हॉस्पिटल भेज देती है। मेडिकल से आने के बाद पुलिस ने और कुछ सवाल अंकुर से पूछना शुरू कर दिए। तभी अंकुर ने बताया वो प्रीति को पसंद करता था, उसे प्रपोज भी किया था, पर प्रीति मुझे मना कर दिया था। मुझे लगा प्रीति अपनी खूबसूरती का घमंड करती है, मुझे उस पर गुस्सा आया। इसके अलावा अंकुर की माँ प्रीति के घर अक्सर जाया करती थी। प्रीति पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो टॉप रहती थी। अंकुर की माँ प्रीति के ताने देकर अंकुर को खारी खोटी सुनाया करती थी, इसलिए अंकुर और चिढ़ जाता था। एक तो उसने अंकुर का प्यार ठुकराया और दूसरे में पढ़ने में काफ़ी तेज रहती थी, इसलिए अंकुर प्रीति से काफ़ी जलता था। अंकुर उड़ीसा के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट की ग्रेजुएशन किया था और काफ़ी पैसे भी खर्च किया था, फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिल पाया। इधर प्रीति इंडियन नेवी में नर्स की जॉब में सिलेक्शन हो जाती है। सैलरी भी तकरीबन 50,000 थी। ये बात सबको पता चल जाता है। अंकुर की माँ को जब ये बात पता चला तो उसने अंकुर को ताने मारकर कहा, देख प्रीति का इंडियन नेवी में जॉब लग गया है और सैलरी भी 50,000 है और तू एक निकम्मा है जो दिन भर घूमता रहता है। इस बात को सुनकर अंकुर को काफ़ी गुस्सा आया। उसने दिल में सोचा, अब इस प्रीति को सबक सिखाऊंगा। प्रीति मुंबई कब और किस गाड़ी से जाएगी सब कुछ चुपके से पता कर लिया। अंकुर ने प्रीति के चेहरे पर एसिड फेंकने का इरादा बना लिया और पास के एक दुकान से एसिड खरीद लिया। जब प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है अपने पिता और चाचा चाची के साथ, अंकुर भी प्रीति का पीछा करते हुए इसी ट्रेन में उठ जाता है बिना टिकट के। ट्रेन में अंकुर ने काफ़ी कोशिश किया प्रीति पर हमला करने के लिए, पर वो नाकाम रहा क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा होने की वजह से इसे मौका नहीं मिला। जब वो स्टेशन पर उतरी तो इसके घर वाले सब आगे चल रहे थे। तभी मौका पाते ही अंकुर ने प्रीति पर एसिड फेंक दिया था। पुलिस ने सारे सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करने के बाद चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई बम्बई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। सुनवाई के दौरान जब अंकुर को कोर्ट में लाया जाता है वो हमेशा मुस्कुराते हुए आता था। ऐसा लगता था जिसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कुल 37 गवाह पेश किए। आखिरकार सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद स्पेशल कोर्ट प्रीति राठी के गुनहगार अंकुर को आईपीसी के धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाती है और साथ में 5,000 रुपये जुर्माना भी लगाती है। पहली बार भारत के इतिहास में किसी एसिड अटैकर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी करे वकील ने अंकुर की महिला जाति पर की गई सबसे बड़ी हैवानियत और दरिंदगी थी। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था। जज ने जब उसे फांसी की सज़ा सुनाई तो मुस्कुरा रहा था।
उसे अपने गुनाह पर जरा भी शर्म और अफसोस नहीं था। मुंबई सेशन कोर्ट ने भले ही उसे फांसी की सज़ा सुना दी, मगर अंकुर ने बम्बई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीपी धर्मा अधिकारी और जस्टिस पीडी नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बम्बई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के सज़े को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जो इसके माता पिता पर गुजरी है, इसके लिए फांसी की सज़ा भी कम थी।